स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स बिहार का जो कास्ट सर्वे डाटा है उसके रिगार्डिंग में कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली वहाँ पे जो कास्ट है उससे रिलेटेड एक सर्वे है उसको रिलीज़ किया गया। उस सर्वे के अंदर जो डाटा रिलीज किया गया उसी के अगेंस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल हुई जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज़ किया गया, मना किया गया कि इस सर्वे डाटा के ऊपर जो स्टे है वो नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा बिहार स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे जवाब भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनका जो पर्सपेक्टिव में आप अपना जो जवाब दीजिए, इस डाटा को आप कैसे यूज़ करोगे वेलफेयर स्कीम्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कौन से ऐसे दो पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये जो केस है वो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। फर्स्ट, इसका लीगलिटी के पर्सपेक्टिव में क्या हमारे यहाँ पे जो सेंसस कंडक्ट करने का जो पावर है वो आपको किसके पास देखने के लिए मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। तो इसके पर्सपेक्टिव में एक यहाँ पे जो पेटिशन है वो फाइल की गई कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है इस तरीके का जो सेंसस है उसको कंडक्ट करने का। बट बिहार गवर्नमेंट का जो यहाँ पे जवाब था स्टूडेंट, बिहार गवर्नमेंट का आंसर यही था कि बेसिकली ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया है वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके पर्सपेक्टिव में कंडक्ट किया गया है। इसके बेसिस पे जो वेलफेयर स्कीम्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएंगी जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट है वो पहुँच सके और इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको सेंसस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो ब्रिटिश एरा के समय में जब हम कॉलोनी हुआ करते थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हमारे ऊपर राज किया करते थे, तो उस समय 1871 के समय पहला जो सेंसस है वो कंडक्ट किया गया था। बट अगर हम बात करें सिंक्रोनाइज वे के अंदर में तो 1881 के समय जब लॉर्ड रिपन यहाँ पे वॉइसरॉय हुआ करते थे उस समय में जो फर्स्ट सेंसस है वो कंडक्ट किया गया। प्रेजेंट समय में अगर हम सेंसस के बारे में बात करें तो एवरी 10 ईयर के अंदर इसको कंडक्ट करने का एक प्रोविजन है। एवरी 10 ईयर्स के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस कंटिन्यूस इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेंसस है वो प्रेजेंट समय में कंडक्ट किया जाता है। आप देखिए कि 2021 के समय सेंसस कंडक्ट होना था, बट आप देखिए कि उसके बाद में वहाँ पे कोविड-19 का सिचुएशन होने की वजह से वो सेंसस को यहाँ पे जो डिले है वो किया गया। रिसेंटली भी इसके रिगार्डिंग में एक न्यूज़ को हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था सेंसस के रिगार्डिंग में ही कि आने वाले समय में उसको कंडक्ट किया जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जवाब दिया गया था सेंसस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में बात की गई है इसी डाटा के रिगार्डिंग में कि जो के.एस. पुट्टास्वामी केस है 2017 का, जिसके थ्रू आर्टिकल 21 के अंडर में जो हमको राइट टू प्राइवेसी दी गई है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका यहाँ पे वायलेशन के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है कि यहाँ पे प्राइवेसी का वायलेशन किस तरीके से है। क्या किसी जो कास्ट है उसका रिगार्डिंग में जो डाटा है उसको पब्लिश किया गया है तो वहाँ पे प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलीज नहीं की गई है। ओनली यहाँ पे ओवरऑल एक होमोजेनियस ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके पर्सपेक्टिव में जो केस है वो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट से जवाब मांगा है और दूसरा यहाँ पे जो स्टे देने से मना कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूज़ क्लिक के बारे में है। हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, जो दिल्ली का स्पेशल सेल है उसके द्वारा यहाँ पे न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एक पर्सन है जो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट है 2018 का, भीमा कोरेगांव इंसिडेंट है 2018 का, उससे रिलेटेड एक एक्टिविस्ट हैं गौतम नवलखा जो प्रेजेंटली हाउस अरेस्ट है। उनको भी इसके अंदर में उनका भी नाम है इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा FIR के अंदर में। FIR क्या होती है? बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है कि कौन से ऐसे केसेस हैं, किन किन पर्सन्स का नेम है इस केस के रिगार्डिंग में जो इसके अंदर में मेंशन होता है। FIR आपको इंडियन पीनल कोड है, इंडियन जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग का जो कोड है IPC एंड CRPC, उसके अंदर में ये नहीं मेंशन है। स्टूडेंट्स कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी, अभी IPC के रिगार्डिंग में थोड़ा मुझे याद आया, कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि जम्मू एंड कश्मीर का एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन था जिसको 5 ईयर के लिए बैन किया गया है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो कंप्लीट इंडिया है उसके अंदर में आपको
इंडियन पीनल कोड है वो देखने के लिए मिलती है। इंडियन पीनल कोड जिनको अभी कोडिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो बिल है वो प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में। स्टूडेंट्स, आप जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वहां पे आपको रणबीर पीनल कोड है, आरपीसी है, वो आपको देखने के लिए मिलती थी कि रणबीर पीनल कोड, कल हमारे उस न्यूज़ के अंदर में मेंशन था कि रणबीर पीनल कोड के थ्रू उनको कन्विक्ट किया गया था और उस आउटफिट को बैन किया गया है 5 ईयर के रिगार्डिंग में। तो रणबीर पीनल कोड आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे सेपरेट जो पीनल कोड्स हैं वो चला करती थी। रणबीर कौन है? रणबीर वहाँ पे कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करते थे पुराने समय में, तो उनके नेम के बेसिस पे रणबीर पीनल कोड आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस केस के अंदर में, जो गौतम नवलखा का नाम है वो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट से रिलेटेड है। भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट को उसके अंदर अरेस्ट किया गया था। वो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट आप देखिए कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, उसी से रिलेटेड आपको वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको यहाँ पे 2018 के समय सेलिब्रेट किया गया था। आप देखिए कि 1818 के समय में वो आपको वहाँ पे जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके अंदर में वो यहाँ पे एंग्लोज की जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं जिनकी जीत होती है, और एक जो इनकी जो आर्मी हुआ करती थी और जो महार कम्युनिटी से बिलोंग किया करती थी, महार कम्युनिटी से बिलोंग किया करती थी, एंग्लोज की जो बेसिकली एक यूनिट हुआ करती थी, और उस यूनिट के द्वारा वहाँ पे जो जीत है वो अर्जित की गई थी। उसी के रिगार्डिंग में भीमा कोरेगांव वो एक मेमोरियल है जो महाराष्ट्र के अंदर में सिचुएटेड है। तो इसी जो सेलिब्रेशन के अंदर में कुछ लोगों को कन्विक्ट किया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सिक्किम के बारे में है। सिक्किम के अंदर फ्लड का सिचुएशन हमने देखा, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट के बारे में हमने रीड किया। एनडीआरएफ की टीम वहां पे भेज दी गई है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या रिकवर करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट तीस्ता रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीस्ता रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे शेयर भी किया है। सिक्किम से रिलेटेड जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीस्ता रिवर कौन सा रिवर सिस्टम का पार्ट है? ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम का पार्ट है। कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू फ्लो करती है? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू। कहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मर्ज होती है? ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश के अंदर में। अगर हम बात करें सिक्किम के पर्सपेक्टिव से जिन टॉपिक्स को आपको रीड करना है, तो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि सिक्किम इंडिया के अंदर कैसे ऐड हुआ। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, आर्टिकल 2A के थ्रू इसको ऐड किया गया और इसको 10 शेड्यूल के थ्रू ऐड किया गया। बाद में ये दोनों प्रोविजंस हटा दिए गए, इसको जब फुल फ्लेज स्टेट के रूप में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को जब ऐड किया गया। आप देखिए कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो आर्टिकल 371F है, जिसके अंदर इसको स्पेशल प्रोविजन है वो दिया गया है। तो ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में है। ये जो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिक्किम के अलावा आपको यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चोग्याल कहाँ है, वाडियार कहाँ है। वाडियार आपको मैसूर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। वाडियार डायनेस्टी वहाँ से रूल किया करती थी। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें स्टूडेंट, सिक्किम इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पे ऑर्गेनिक जो खेती है वो की जाती है। तो ऑर्गेनिक जब भी फ्रूट्स या जो सब्जी है, वेजिटेबल है, उसको सप्लाई किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको 2-3 सर्टिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। एक सर्टिफिकेशन है पीजीएस इंडिया। पीजीएस इंडिया नाम का जो सर्टिफिकेशन है, क्या ये इंडिया के रिगार्डिंग में है? और एक सर्टिफिकेशन है एनपीओपी। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा इश्यू किए जाते हैं कि ये ऑर्गेनिक जो फूड है वो सही है, अच्छा है, उसके रिगार्डिंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाहर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में क्या एनपीओपी है या ये पीजीएस इंडिया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंचनजंगा है यूनेस्को जो हेरिटेज लिस्ट का जो साइट है उसके अंदर मिक्स कैटेगरी के अंदर है, ओनली है मिक्स कैटेगरी के अंदर में, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? सिक्किम के अंदर ही सिचुएटेड है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे बेसिकली जो थैंगटा जो वहाँ पे एक पेंटिंग जो की जाती है, फोक पेंटिंग, जो आपको अलग से जो हिमालयन स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिक्किम। जो आपको पॉइंट्स के बारे में रीड करना है, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में इन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आप अलग से अपना एक नोटबुक बनाइए, जो भी आप नोटबुक है, अगर आपका न्यूज़पेपर का है या आप जो मंथली मैगजीन्स जो रीड करते हो ना, जिस भी कोचिंग का आप मंथली मैगजीन्स रीड करते हो, तो उस मंथली मैगजीन के अंदर में आप मेंशन कर सकते हो। अगर उसके अंदर में जब अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर न्यूज आएगी,
तो सिक्किम के रिगार्डिंग के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे मार्जिन के अंदर कहीं आप नोट डाउन करना, जिससे कि आप यहाँ से इसको मेमोराइज कर सको। नोबेल पीस प्राइज है स्टूडेंट्स, वो अनाउंस किया गया है। ईरान की एक एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, उनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज है 2013 का वो दिया जाएगा। 2013 का जो नोबेल पीस प्राइज है किनको दिया गया है? ईरान की एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी। प्रेजेंट समय भी ये प्रिजन के अंदर में है, प्रेजेंट समय भी ये प्रिजन के अंदर है। आप देखिए कि 13 ईयर्स से कंटिन्यूस ये प्रिजन के अंदर है। इनको 30 ईयर्स के आसपास जो कन्विक्टेड किया गया है, समय समय पे इनको जो ईरान की अथॉरिटीज है उनके द्वारा इनको जेल के अंदर डाला जाता है। ईरान के अंदर आप देखिए कि 2022 के समय वहाँ पे वुमेन्स के द्वारा काफ़ी सारा जो एक्टिविज्म है आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे एक एक्टिविस्ट हुआ करती थी, उनकी भी वहाँ पे डेथ हुई थी 2022 के समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईरान। यहाँ पे हम नोबेल पीस प्राइज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ नोबेल पीस प्राइज आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स कि पिछले कुछ समय से जो नोबेल पीस प्राइज है किनको दिया गया है। 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो 2022 के समय एक एल.एस. बियालास्की नाम के पर्सन हुआ करते थे। एल.एस. बियालास्की हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। बेलारूस जो यहाँ पे यूक्रेन का अगर ये एरिया है तो ये बेलारूस है, और यहाँ पे बेसिकली रसिया है। तो बेलारूस से ये बिलोंग करते हैं ये पर्सन, एल.एस. बेलायास्की इनका नाम है। 2021 के अंदर अगर हम बात करें, 2021 के अंदर अगर हम बात करें, मारिया रेसा है, डिमिट्री मोराटोवा है। डिमिट्री मोराटोवा एंड मारिया रेसा को दिया गया था 2020 के समय। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो हमारा आपको रोम इटली के अंदर देखने के लिए मिलता है। 2019 के अंदर किनको दिया गया था? इथोपिया के जो प्रेसिडेंट हैं एदिस अली अहमद को दिया गया। और इसके अलावा देखिए 2018 के समय ये किसको दिया गया था? ये नादिया मुराद एंड डेनिस मकवाजी हैं, जिन्होंने बेसिकली कि वॉर टाइम के अंदर में जब भी लड़ाई का समय होता है तो महिलाओं के ऊपर आपको जो हरेसमेंट है या जो प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल हरेसमेंट टाइप की जो सिचुएशंस है उनको फेस करनी होती हैं। तो उन्हीं के इस एक्टिविज्म के अगेंस्ट में उनको यहाँ पे जो अवार्ड है दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। नादिया मुराद हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नादिया मुराद हैं एंड डेनिस मकवोजी हैं, दो पर्सन्स हैं जो बिलोंग करते हैं। नादिया मुराद तो एक्टिविस्ट हैं। आपको वहाँ पे जो सीरिया का एरिया है उसके अंदर इन्होंने बेसिकली काफ़ी कुछ किया है। वहाँ पे जब भी वायलेंस की सिचुएशन हो उस समय में कैसे महिलाओं को रेस्क्यू करना है, वहाँ पे उनके अगेंस्ट में वायलेंस है वो ना देखने के लिए मिले। दिस इज ऑल अबाउट द नोबेल पीस प्राइज, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक और यहाँ पे टॉपिक बताएंगे नोबेल पीस प्राइज के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स कुछ समय से काफ़ी बार ऐसे एडिटोरियल्स आपको मेंशन मिलेंगे, काफ़ी ऐसी न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि नोबेल पीस प्राइज उस पर्सन को दिया गया और बाद में वो जो पर्सन है वो कम्प्लीटली जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया उसके अगेंस्ट में जाके वर्क करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 2008 के समय बराक ओबामा को दिया गया था, यूएस के जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बट आप देखिए कि उसके बाद में उन्होंने कितने सारे ऐसे कंट्रीज है जिनके अंदर में उन्होंने वॉर को स्टार्ट किया। इवन देखिए कि जो अरब स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी आपको यूएस का जो रोल है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो म्यांमार का जो एरिया है वहाँ से जिनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, आन सान सूकी। तो आन सान सूकी को जो दिया गया जो प्रेजेंटली हाउस अरेस्ट है। बट आन सान सूकी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब रोहिंग्या क्राइसिस न्यूज़ के अंदर में था तो उन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे कुछ कंसर्न्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे 2019 के समय इथोपिया के जो पर्सन है एदिस अली अहमद जो प्रेसिडेंट है उनको दिया गया। बट बाद में आप देखिए कि इथोपिया के अंदर में और इनके जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके साथ में वॉर है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ। इस इथोपिया के अंदर एक रीजन है टिग्री नाम का एक रीजन है, उसके अंदर में कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एदिस अली अहमद का जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया बट आफ्टर दैट पर्सन कंप्लीटली उस पीस प्राइज के अगेंस्ट में जाके वहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दिल्ली के बारे में है तो दिल्ली के अंदर आप देखें कि हमने लैंडफिल्स के बारे में डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। 3 एरियाज के अंदर आपको जो बड़ी जो देखिए ये बड़ी जो माउंटेन्स है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये 3 जगह है, एक गाजीपुर का एरिया है, एक भलसुआ का एरिया है और एक ओखला का एरिया है, जहाँ पे लैंडफिल्स जो बनाई गई हैं दिल्ली का जो कचरा है वहाँ पे इकट्ठा होता है। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर एक कुतुब मीनार है,
दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार सबसे जिसको टोलेस्ट मीनार के रूप से जानते हैं वर्ल्ड के अंदर में, उसका हाइट कितना है स्टूडेंट? 73 मीटर है। उसका हाइट कितना है? 73 मीटर। और यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो गाजीपुर का जो लैंडफिल है उसका लास्ट ईयर हाइट हुआ करता था 85, प्रेजेंट समय में हाइट है 80। तो मोर देन कुतुब मीनार के आसपास जो हाइट है, आपको मोर देन कुतुब मीनार आपको हाइट देखने के लिए मिलेगी। किसका? आपको गाजीपुर लैंडफिल है, भलसुआ है, और अगर हम बात करें ओखला का अभी कम है, बट आने वाले समय में अगर यहाँ पे हमारा जो कचरा है उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, लैंडफिल्स को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, तो ये इंक्रीज होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में, आपको कुतुब मीनार के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। कुतुबुद्दीन ऐबक जब पावर के अंदर में आते हैं 1206 के समय वो पावर के अंदर आएंगे, मोहम्मद गोरी का डेथ होता है, धमियक के रीजन के अंदर के खोकर नाम की जो ट्राइब है उनको मार देती है। मोहम्मद गोरी के कोई भी जो नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड जो पर्सन्स है वो नहीं होते हैं, तो उनका जो स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक वो पावर के अंदर आते हैं और 1206 से लेकर 1210 तक ये 4 साल के लिए रूल के अंदर रहेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था कुतुब मीनार। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की बेसिस पे स्टार्ट किया था क्या इसको? तो आपको ये पता होना चाहिए, खुद के नेम के बेसिस पे इसको नहीं स्टार्ट किया गया था। एक सेंट हुआ करते थे, एक सूफी सेंट है जिनका नाम है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, उनके नाम के ऊपर इसको स्टार्ट किया गया था कुतुब मीनार को। नेक्स्ट इनके जब दामाद पावर के अंदर में आएंगे 1211 से लेकर 1236 तक जब वो पावर के अंदर रहेंगे, तो उनके द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया। इल्तुतमिश जब पावर के अंदर आएंगे उनके द्वारा कंप्लीट करवाया गया, और उसके बाद में आपको देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसको रिपेयर करवाया था। समय समय पे अलग अलग जो जैसी भी ज़रूरत हुई उनके द्वारा इसको रिपेयर करवाया गया है। तो कंप्लीट करवाने की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया। स्टार्ट किसने किया? स्लेव डायनेस्टी के जो पहले रूलर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210 तक ये पावर के अंदर रहेंगे 4 साल तक, तो इनके द्वारा करवाया गया था। 1210 के समय इनका डेथ का रीजन बेसिकली यही था कि ये पोलो खेल रहे थे। पोलो क्या होता है? जो हॉर्स के ऊपर बैठ के खेला जाता है, उसी के अंदर इनका डेथ होता है। पोलो के अंदर में चौगान भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड फिल्स के बारे में है, पुअर जो एयर का जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी जो पुअर क्वालिटी दिल्ली के अंदर में स्पेशली जो क्वालिटी है डिक्लाइन हुई है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो GRAP है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। स्मोक टावर्स है उनको यहाँ पे यहाँ पे जो टावर्स हैं जो स्प्रिंकलिंग वाटर को जो एंटी स्मोक जो टावर्स हैं उनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिससे कि एयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द एयर क्वालिटी। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में हम कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट एयर्स हैं जिनको काउंट करते हैं। क्या PM 2.5 को करते हैं, PM 10 को करते हैं, सल्फर को करते हैं, कार्बन को करते हैं? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम एयर क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी जो गैस हैं जिनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब नोबेल पीस प्राइज के बारे में हमने डिस्कस किया, नरगिस जो मोहम्मदी हैं स्टूडेंट्स, ये सेकंड हैं ईरान से। ईरान से इससे पहले 2003 के समय एक महिला हुआ करती थी, उनका नाम है शिरीन इबादी। शिरीन इबादी उनका नाम है, शिरीन इबादी। उनको बेसिकली फर्स्ट टाइम नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया था ईरान से, और ये सेकंड है जिनको दिया गया। इंडिया से भी क्या नोबेल पीस प्राइज मिला है किसी पर्सन को? तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको कैलाश सत्यार्थी के बारे में पता होना चाहिए। 2015 के समय जो कैलाश सत्यार्थी हैं, 14 सॉरी, कैलाश सत्यार्थी एंड जो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से थे, तो एक से दोनों को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज उस समय में। कैलाश सत्यार्थी बेसिकली जो चाइल्ड लेबर है उसके रिगार्डिंग में काम करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन है उनका, मध्य प्रदेश से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यशोभूमि को, जो इंडियन PM के द्वारा इनोग्रेट किया गया था सितंबर मंथ के अंदर में, 17 सितंबर के दिन में, ये इंडिया इंटरनेशनल जो कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो अभी G20 के जो स्पीकर्स हैं, G20 के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स हैं ना, उनका एक मीटिंग होने वाला है जिसको हम P20 के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट G20 की मीटिंग के अंदर ही हमने एक B20 के बारे में भी डिस्कस किया था। B20 क्या था? बेसिकली B20 बिजनेस की जो बॉडीज हैं उनके रिगार्डिंग का एक कन्वेंशन था G20 के अंडर में ही।
जितना भी बिजनेस के रिगार्डिंग में है। तो P20 का मीटिंग अभी इंडिया के अंदर होगा। इसका P20 बेसिकली जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं G20 से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनका जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स हैं उनका मीटिंग हुआ। इंडिया के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसका बेसिकली टाइटल क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के बारे में। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो अपना जो यहाँ पे जो मेंबरशिप है जो ग्रेवल था इसका बेसिकली वो ट्रांसफ़र किसको कर दिया था, उसका ट्रांसफ़र हमने कर दिया था ब्राज़ील को। अब ब्राज़ील के अंदर होगा नेक्स्ट मीटिंग, बट अभी इंडिया का एक जो रिव्यू मीटिंग है वो नवंबर के अंदर में ऑनलाइन पर्सपेक्टिव उसको कंडक्ट किया जाएगा G20 का। G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रुप के बारे में एक फोरम है, परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है इसका, एक फोरम है। फोरम के अंदर में अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था। अफ्रीकन यूनियन क्या है, 1963 के समय इस्टेब्लिश हुआ, जिस समय अफ्रीकन यूनियन इसका नाम नहीं हुआ करता था। बाद में 1999 के समय इसका अफ्रीकन यूनियन नाम है वो किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टूडेंट्स, हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा, एडिस अबाबा कहाँ है, इथोपिया के अंदर में। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं जिनको ऐड किया गया। ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उसको इंडिया ने प्रमोट किया। MS स्वामीनाथन सर का जो डेथ हुआ उसके रिगार्डिंग ऑनरेबल PM सर का ये एक एडिटोरियल है। इसको हम डिटेल के अंदर में जो आप देखना कि मन की बात प्रोग्राम नाम की एक प्ले लिस्ट है चैनल के ऊपर में, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऑनरेबल PM सर के द्वारा जो बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया था उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया कि पहले हमारे कंट्री के अंदर में फेमाइंस की सिचुएशंस हुआ करती थी, समय समय पे जो अकाल हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ पे हुआ करती थी, जब ब्रिटिश जो रूलर्स हुआ करते थे, तो वॉइस रॉय काफ़ी बार, ऐसा एक वॉइस रॉय है लिटन, लिटन इंडिया कंप्लीटली वहाँ पे फेमाइन से परेशान था और उस समय में लिटन क्या चला रहे थे, दिल्ली दरबार, इनके द्वारा वहाँ पे दिल्ली दरबार है वो चलाया गया था। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनका इनसेंसिटिविटी है, जो लोगों के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसको ये शो करता है कि कंप्लीट कंट्री है वो फेमाइन से, फ्लड से, इन सब से अफेक्टेड रहेगा और वो पीपल यहाँ पे एंजॉय करेंगे थ्रू द दिल्ली दरबार। तो उसके बारे में मेंशन किया है ऑनरेबल PM सर के द्वारा कि पहले यहाँ पे ड्रॉट्स का, यहाँ पे जो फेमाइन्स है उनकी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है। पुअर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इवन देखिए कि हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी हम PL 480 नाम का जो यहाँ पे सब्सिडी है उसके ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हमारे यहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी। फिर उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट की जाती है। अब देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जिनका जयंती हमने कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया है, उनके द्वारा जय जवान एंड जय किसान का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। जय किसान के थ्रू कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ पे जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको हम अचीव करें। उसके बाद में इंदिरा गांधी पावर के अंदर में आती हैं। इंदिरा गांधी जब PM होती हैं तो उस समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रमोट किया, क्योंकि PL 480 जो US के द्वारा इंडिया को दिया जाता था, तो उसके अंदर में एक इंडिया को डिग्निफाइड वे में ट्रीट ना करना, काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई स्पेशल जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पे इसका जो पीक है दिल्ली के आसपास के रीजन में, वहाँ पे आपको इसका पीक देखने के लिए मिलेगा। जिसमें हम प्रेजेंट समय में हम एक चीज़ और रीड करते हैं ना कि जो कमीशन बनाया गया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, वो किसके रिगार्डिंग में है, NCR के आसपास के जो रीजन्स हैं। तो इसके अंदर राजस्थान भी है, दिल्ली है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, वेस्टर्न यूपी भी है। तो उसी के एरिया के अंदर आपको जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका पीक देखने के लिए मिलता है, पीक देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ। MS स्वामीनाथन सर का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में PM सर ने मेंशन किया है। PM सर ने अपनी जो स्कीम है सोइल हेल्थ कार्ड, उनके बारे में भी मेंशन किया कि प्रेजेंट समय में जो हमारा NPK रेशियो है जो इम्पोर्टेंट है, एक आइडियल रेशियो होना चाहिए सोइल के अंदर अगर आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में मेंशन किया कि 12 ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशंस है जिनके ऊपर में ये सोइल को बेसिकली मेजर करता है। सोइल के अंदर किसकी ज़रूरत है उसके पर्सपेक्टिव में ये बताता है यहाँ पे NPK रेशियो के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो आपको देखने के लिए मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्राइज़ है जो बेसिकली MS स्वामीनाथन सर को दिया गया था। रिसेंटली इंडिया से रिलेटेड जो स्वाति नायक हैं जिन्होंने सीड्स को प्रोटेक्ट किया है और ट्राइबल कम्युनिटी को पहुंचाया है उड़ीसा के एरिया के अंदर, उनको भी दिया गया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस किया है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कहाँ पे ये है,
मनीला के अंदर है। मनीला कहाँ है? फिलीपाइंस के अंदर में। फिलीपाइंस से रिलेटेड एक और न्यूज़ है साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग में आज के न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका एक जो रीजनल हेडक्वार्टर है, एक रीजनल ऑफिस है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बनारस के अंदर में। जो बनारस है, जो वाराणसी है, उसके अंदर भी एक इसका रीजनल ऑफिस सिचुएटेड है राइस के रिगार्डिंग में। राइस के अंदर इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कि ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा यहाँ पे इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो कुरुवल हैं उनका जो श्लोक्स है उनको यूज किया है। अब ये कुरुवल नाम की जो पर्सन है वो कौन है स्टूडेंट्स? आपने जब भी आप संगम लिटरेचर के बारे में जब आप रीड करते हो, संगम के बारे में रीड करो। संगम क्या है बेसिकली? संगम बेसिकली स्टूडेंट्स एक असेंबली है। चेरा, चोला और पांड्याज के द्वारा ये की जाती थी। गोड्स की जो असेंबली है उसको हम संगम के नाम से जानते हैं। तो संगम एज के समय जो कुरुवल हैं, जिनको थिरुवल्लुवर के नाम से भी हम जानते हैं, इनके द्वारा थ्री कुरल नाम की जो किताब है वो निकाली गई थी, जिसके अंदर आपको 1300 के आसपास जो यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो सेक्शंस है उसके रिगार्डिंग का नॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि गवर्नेंस का भी है, एथिक्स का भी है, एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया है, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में भी मेंशन किया गया है थिरुवल्लुवर का जो किताब है थ्री कुरल उसके अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द कुरल के बारे में हमने डिस्कस किया। संगम लिटरेचर के बारे में जो आपको देखने के लिए मिलेगा, संगम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के अंदर में, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट संगम का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, सेकंड संगम के एविडेंस हैं। इसके अलावा संगम लिटरेचर से रिलेटेड जो शिलापादिक्रम है, इवांगो आदिगल का किताबें हैं, ये सब हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आंध्रा एंड तेलंगाना के बारे में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो बेसिकली आपको एक सिंगरेनी नाम का एक जो पीएसयू है, सिंगरेनी जो एक पीएसयू है वो तेलंगाना को दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा कंप्लीटली जो भी ब्लॉक्स हैं, कोल के जो ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? तेलंगाना के अंदर, आंध्रा के अंदर नहीं है। आंध्रा के द्वारा इस पीएसयूज के अंदर पार्टनरशिप की डिमांड थी कि ये हमको भी बेसिकली दिया जाए, यूनाइटेड आंध्रा का ये पार्ट हुआ करता था, बट ये कंप्लीटली तेलंगाना को दे दिया गया है। यहाँ पे कोल इंडिया का जो कुछ शेयर आपको देखने के लिए मिलेगा इस सिंगरेनी जो कोरलरीज नाम का जो पीएसयू है उसके अंदर में। अब आप देखिए कि ये जो सिंगरेनीज कोरलरीज है ये कहाँ पे कोल निकालता है? तो तेलंगाना के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो तेलंगाना है उसके अंदर में कोल आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? कोल का जो प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है वो है प्राणहिता, प्राणहिता, प्राणहिता गोदावरी, प्राणहिता गोदावरी का जो रीजन है उसके अंदर में आपको जो कोल है वो देखने के लिए मिलता है। प्राणहिता के बारे में आपने जरूर से रीड किया होगा काफ़ी बार, ये महाराष्ट्र के अंदर भी इसका कुछ ना कुछ आपको एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे कुछ स्टेट्स के अंदर में इलेक्शन होने वाले हैं कंट्री के अंदर में, तो स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और उसके अलावा और भी स्टेट हैं, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हमारे सदर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी स्टेट है मिजोरम। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के अंदर में जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे जो कैश बेनिफिट है वो मिल रहा है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में तो जो हमारे यहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको भी यहाँ पे जो कैश है वो सप्लाई किया गया है। और राजस्थान फर्स्ट स्टेट भी है जिसने गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग में जो कानून है वो बनाया है। इसके अलावा अर्बन एरिया के अंदर भी जो प्रॉपर यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में भी राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना था, ये हमने सितंबर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्री वीज के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इलेक्शन के जस्ट पहले इस तरीके का अगर कोई प्रपोजल दिया जाता है तो उसको ब्राइबरी के कॉन्सेप्ट के अंदर में माना गया है। आप देखिए कि इलेक्शन के समय तो जब भी हम डिस्कस करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन है 123, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन है 123 वो डील करता है इस फ्री वीज का कॉन्सेप्ट, जिसको एक करप्ट प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है कि आप जो हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे वोटिंग करेंगे उनको इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका हुआ। बट जस्ट बिफोर द इलेक्शन इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट किया जाता है तो उसको ब्राइबरी के पार्ट के अंदर में माना गया है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनका रेस्पॉन्स मांगा है कि क्यों इस तरीके का आपने जो कैश बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, रिसेंटली ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। तो ये फ्री बीज के बारे में है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट। आप देखिए कि एक पार्टी पावर के अंदर है वो यहाँ पे जस्ट 2 मंथ बिफोर द इस तरीके के इनिशिएटिव चलाए यहाँ पे इलेक्शन से पहले। तो आप देखिए कि वोटर्स को अपने फेवर में करने के रिगार्डिंग में है।
तो जो फ्री एंड फेयर जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन का एक प्रोसेस है उसको ये डैमेज कर सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग में केस है वो फाइल किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन जो इस तरीके का जो माल प्रैक्टिस किया जाता है, जो ब्राइबरी के कॉन्सेप्ट के अंदर काउंट किया जाता है, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, हमारे आईपीसी का जो सेक्शन है 171 उसके अंदर में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग का एक न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो कम्प्लीटली फेयर वे में दिखना भी चाहिए। तो आने वाले जो पोल्स होने वाले हैं स्टेट्स के अंदर में, जिसमें मिजोरम भी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और तेलंगाना है, इन स्टेट्स के अंदर में इलेक्शन होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग में अपना जो यहाँ पे तैयारियाँ हैं उनके बारे में एक न्यूज़ है जिसको मेंशन किया गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन कौन से इलेक्शंस हैं जिनको कंडक्ट किया जाता है। एक तो हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके इलेक्शन हुए। एक हमारे जनरल इलेक्शन कौन से, हमारे लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कराना। और इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारी स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस कंडक्ट कराना भी इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका, इलेक्शन कमीशन का, जो बना है आर्टिकल 324 की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन है जिसके द्वारा ये इलेक्शंस करे जाते हैं। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जब फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसी के थ्रू इसको बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल आप जरूर से बताना, क्या 243K है इसका आर्टिकल, कौन सा इसका आर्टिकल है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना या रीड करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, इनके इलेक्शंस इनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, उसके अंदर रोल यही है स्टेट इलेक्शन कमीशन का कि जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अपने जो ऑफिसर्स हैं वो लगाए जाते हैं, स्टेट का जो मशीनरी है उसको यहाँ पे लगाया जाएगा। लोकल लेवल पे जो एसडीएम है उसको ऑब्जर्वर के रूप में, उसको रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, यहाँ पे एक बात ये पता होनी चाहिए कि आप वोट डालने के लिए, सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर आपका पोलिंग बूथ है, आप वोट डालने के लिए गए, तो उस पोलिंग बूथ के अंदर में बेसिकली जो रूम है जिसके अंदर आप वोट डालोगे ना, तो इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि उस बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। और आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग कहा गया है कि जो पीवीटीजी ग्रुप हैं, जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, उनके रिगार्डिंग में स्पेशल जो प्रोविजंस है जिनको मेंशन किया जाएगा, स्पेशल अरेंजमेंट्स को किया जाएगा। पीवीटीजी के रिगार्डिंग में एक बार यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पार्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर हैं स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर में। सेकंड नंबर पे कहाँ पे हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या वो आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, क्या वो तेलंगाना के अंदर हैं, या जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर भी एक जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, पीवीटीजी ग्रुप है, उनके रिगार्डिंग में एक जो स्कीम है उसको लाया गया था रिसेंटली 2023 के बजट के अंदर में। तो बेसिकली ये सब इन्फॉर्मेशन जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूएनएचआरसी के द्वारा कहा गया है कि एक्टिविस्ट को वहाँ पे जो मणिपुर के अंदर जो वायलेंस है उसको रोकने की ज़रूरत है। 2006 के समय ये आया। टोटल इसके मेंबर्स कितने हैं, 47। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएनएचआरसी का, जिनेवा के अंदर में। जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट, जिनेवा के अंदर में। कितने मेंबर हैं, 47 है। इनका एक रेशियो के अंदर इनको डिवाइड किया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि सपोज कीजिए अफ्रीकन जो कंट्री है, अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहाँ से 15 लोग इसके अंदर इलेक्ट हो सकते हैं। साउथ एशिया से कितने हैं, एशिया पैसिफिक से कितने हैं, ऐसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंबरशिप, आप 2 टर्म तक ले सकते हो। कंटिन्यूस 3 ईयर एक टर्म होता है इसका, 3 साल दूसरा टर्म होगा, तो 2 साल आप इसका जो मेंबरशिप है वो ले सकते हो। थर्ड टाइम में बीच में आपको गैप रखना होगा, और उसके बाद में ही आप दोबारा से इलेक्ट हो सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन 2006 के अंदर में आया। 47 मेंबर हैं, जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिनको कि हम रेड कॉरिडोर के रूप से जानते हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे
स्टेटमेंट दिया गया कि आने वाले 2 ईयर्स के अंदर इनको एलिमिनेट किया जाएगा। प्रेजेंट समय भी आपको काफ़ी कुछ जो डिक्लाइन है, केसेस के अंदर जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, तो ये एरिया बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड था। महाराष्ट्र के अंदर में जो गढ़चिरौली है, दंतेवाड़ा का रीजन है, तेलंगाना का जो रीजन है, ये सब यहाँ आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये सब इससे अफेक्टेड थे। आप देखिए कि अगर हम बात करें कि इस एरिया को बेसिकली कैसे कंट्रोल किया गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, एक तो वहाँ पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो जंगल का जो एरिया है जिसके अंदर में रोड्स बनाई गई, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट वहाँ पे आप देखिए कि जब ओपी चौधरी आईएएस हुआ करते थे, ओपी चौधरी के द्वारा दंतेवाड़ा के रीजन के अंदर वो कलेक्टर थे, तो उनके द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए थे, जैसे कि नन्हे परिंदे है, छूलो आसमान है, ऐसे स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दूसरा अगर हम बात करें डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेंड किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि 1989 के समय आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या चलाया गया, ग्रे हाउंड नाम का जो स्पेशल जो यहाँ पे पुलिस फोर्स है जिसको डेवलप किया गया है, जो यहाँ पे नक्सलाइट को डील करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको इसके अलावा जो बस्तर के अंदर का रीजन है, जो दंतेवाड़ा का जो रीजन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको जो कोबरा नाम का जो एक अलग से यूनिट है जिसको डेवलप किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में है। इसके अलावा हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो एक स्ट्रेटजी है उसको लॉन्च किया गया था। स्ट्रेटजी का नाम है समर्पण स्ट्रेटजी है। तो आपको ये उस स्ट्रेटजी के बारे में, सॉरी आई थिंक समर्पण नाम नहीं है, उस स्ट्रेटजी का नेम लिटिल बिट डिफरेंट है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के रिगार्डिंग वो जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। 2017 के समय वो लॉन्च की गई थी। जो सेंसिटिव उस एरिया को कैसे डील किया जाए, पुलिस फोर्स को भी उस तरीके से बताना है कि ये ट्राइबल्स का जो भी इश्यूज है उनको कैसे डील करना है, क्योंकि कंप्लीट जो इश्यू है वो किस चीज़ का है, कंप्लीट इश्यू ये है, एक ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कल्चर का जो ज़मीन के साथ में उनका रिलेशन है, और उसी के रिगार्डिंग में कंप्लीट इश्यू है। जो आपको नक्सलबारी के एरिया के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, नक्सलबारी का जो एरिया है उसके अंदर ये स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, मजूमदार एंड लॉट्स ऑफ पीपल, जिसके बारे में आपको GS3 के अंदर भी पता होना चाहिए, आपका जो पेपर है GS3 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अपने आप को यहाँ पे अपडेट कीजिए टेक्नोलॉजी के अंदर में। और हाइब्रिड हियरिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप जज हो तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोविड-19 के समय हमारे जजेस जो जुडिशरी है उसके द्वारा मैक्सिमम जो हियरिंग्स हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट की गई थी स्टूडेंट्स। और टेक्नोलॉजी का यूज़ के बारे में यहाँ पे बताया है। कल हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारे जो एम्फीबियंस हैं उनका डेथ हो रहा है, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर एक्सट्रीम हीट वेव हो, अनप्रेसिडेंट रेनफॉल हो, वाइल्ड फायर हो, ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से इनका यहाँ पे जो डेथ है, इनको एक्सटिंक्शन है वो फेस करना पड़ रहा है। IUCN की रिपोर्ट के अंदर ये सब बताया गया है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। टोटल 2 आउट ऑफ द 5 के अंदर जो यहाँ पे एम्फीबियंस हैं वो एक्सटिंक्ट की सिचुएशन के अंदर हैं। MPC के बारे में है, यहाँ पे MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब ये फॉर्म की गई, उससे पहले भी हुआ करती थी। 1934 का जो RBI एक्ट है उसके अंदर इसको बनाई गई है, स्टैट्यूटरी है ये बेसिकली MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो RBI के पास एक पावर है इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के रिगार्डिंग में, हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग में। तो स्टैट्यूटरी ये बॉडी है, 1934 के RBI एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। जो हमारे RBI के जो गवर्नर होते हैं ना, जो RBI के जो गवर्नर हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जो मेंबरशिप के रिगार्डिंग में इसको अमेंड भी किया गया था 2015-16 के समय में। उस समय में उर्जित पटेल एक कमेटी बनती है, उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि इसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को। 2 जो मेंबर्स हैं अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेंगे इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके द्वारा स्टूडेंट, जो बेसिकली जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको सेम ही रखा गया। पॉलिसी रेपो रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जो मनी है वो लैंड किया जाता है, और जो लैंड किया जाता है किसके रिगार्डिंग में, कोई भी शॉर्टफॉल हुआ है यहाँ पे बैंक्स को अपना जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने के रिगार्डिंग में, तो उसको सेम रखा गया है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे टारगेट किया गया है। इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में सेम बताया गया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट आपको देखने के लिए मिलेगी, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में कुछ डिस्कस किया है। तो आपको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के जो RBI के पास में जो टूल हैं, जो CRR,
SLR, ये सब आपको यहाँ पे कम्प्लीटली पता होना चाहिए। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सभी के बारे में आप रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मालदीव के बारे में है, मालदीव के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कोई भी एंटी इंडिया या प्रो चाइना यहाँ पे सेंटीमेंट्स नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि 2017 के समय ऑनरेबल जो हमारे इंडियन PM है वहाँ पे विजिट किए थे जब ये वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, तो इनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फिलीपाइंस के बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का कंटिन्यूस डोमिनेशन इंक्रीज हुआ है, चाइना का डोमिनेशन कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। फिलीपाइंस को बार बार यहाँ पे जो इस तरीके से परेशान है वो किया गया है उनके टेरिटोरियल एरिया के अंदर जो अपना जो बोट लेके जाने के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ साउथ चाइना सी, उसके बारे में आप एक बार रीड कर लेना। स्कारबोर जो सोल का जो एरिया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कौन से आइलैंड है, यहाँ पे कौन से आइलैंड है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में 96 का जो ट्रीटी है, CTBT जो ट्रीटी है, उसके रिगार्डिंग में रसिया इससे जल्द ही हो सकता है कि इससे ट्रीटी से बाहर निकले। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि US के द्वारा इसको कंडेम किया जाएगा, बट US खुद यहाँ पे ट्रीटी का पार्ट नहीं है। जो कंप्रिहेंसिव ट्रीटी है न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में, तो US इसका खुद का इसका पार्ट नहीं है। रसिया ने एटलीस्ट इसको यहाँ पे साइन तो किया था, रसिया ने एटलीस्ट इसको साइन किया। US ने कभी भी इस ट्रीटी का पार्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।